बच्चों, कक्षा 7वीं में हमने पिछली ताशिका के समय अन्याय का विरोध इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया था। पन्ना नंबर 43 पे 43 पर पाठ क्रमांक 6 अन्याय का विरोध। और एक बार थोड़ी जानकारी लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको तो पता है कि अन्याय एक के बाद एक कैसे उनका गृह स्वामी यानी जूलिया जहाँ काम करती थी गवर्नेंस का, वहाँ के जो मालिक थे वो कैसे उसके ऊपर अन्याय कर रहे थे। ये ऐसा क्यों कर रहे थे, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, इसकी जानकारी हम क्या करेंगे आगे लेंगे। उससे पहले पिछली ताशिका के समय हमने कहाँ तक का अध्ययन किया है इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक गवर्नेंस का प्रबंध किया। वह बड़ी ईमानदारी और मेहनत से दिन भर काम में लगी रहती, बच्चों का ध्यान रखती, प्रेम भाव से उन्हें अच्छी शिक्षा देती। हाँ, वह बोलती बहुत कम थी। देखो, जिस गवर्नेंस को उन्होंने काम के लिए रखा था बड़ी ईमानदारी से काम करती थी, प्रेम भाव से काम करती थी और बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे रही थी, लेकिन वो बोलती कम थी। लगभग 2 महीने बीत गए। मैं बच्चों की ओर से निश्चिंत था और गवर्नेंस जूलिया से पूरी तरह संतुष्ट। जूलिया को अभी तनख्वाह नहीं दी गई थी और न ही उसने इसकी मांग की थी। एक दिन मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया, कहा, बैठो जूलिया। जैसे उन्होंने कहा कि 2 महीने बीत गए थे, गवर्नेंस जूलिया अच्छी तरह से काम कर रही थी, मैं उससे काम से संतुष्ट था। संतुष्ट यानी समाधान होना, लेकिन उसकी तनख्वाह फिक्स नहीं की गई थी, इसकी मांग भी उसने नहीं की थी। एक दिन उन्होंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें रुपए पैसे की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें समझ सका हूँ तुम स्वयं तो अपने पैसे मांगोगी नहीं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, ठीक है ना। देखो, तनख्वाह तय न करते ही जूलिया के मालिक बोले, गृह स्वामी बोले, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, मुझे जितना मैं तुम्हें समझ सका हूँ तुम स्वयं तो अपने पैसे मांगोगे नहीं। हाँ, तो तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, ठीक है ना। जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया दबे स्वर में बोली। नहीं जूलिया, तुम भूल रही हो, तुमने 40 कहे जरूर थे, पर बात 30 की ही तय हुई थी। मैंने डायरी में नोट किया है। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए। देखो, अपने की ओर से उसके जहाँ वो काम करती थी वो मालिक बोल रहे थे, गृह स्वामी। जूलिया, तुम भूल रही हो, तुमने 40 कहे जरूर थे, पर बात 30 की ही तय हुई थी। मैंने डायरी में नोट किया है। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ काम करते 2 महीने हुए। जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन, वह कुछ संकोच से बोली, कुछ रुकते हुए, यानी संकेत भरी सोच भरी विचार से वो गृह स्वामी से बोलती है, जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन। आगे क्या कहती हो, मैंने तो डायरी में तारीख लिखी हुई है, 2 महीने के लिए 60 रूबल। लेकिन 60 तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे 60 ही दिन काम किया हो। रविवार को तो तुम छुट्टी करती हो और सिर्फ शाम के समय कोयला को घुमाने ले जाती हो। इसके अतिरिक्त तो तुम्हारी 3 छुट्टियाँ और भी है। जैसे ही वो अपने हिसाब किताब के बारे में बता रहे थे, वो कहते हैं कि मैंने डायरी में तारीख लिखी है 2 महीने के 60 रूबल, लेकिन 60 तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे 60 दिन काम किया हो। रविवार को तुम छुट्टी लेती हो और सिर्फ शाम के समय कोयला को घुमाने ले जाती हो। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा 3 छुट्टियां और भी है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी फ्रॉक पर बार बार हाथ फेरती उसकी सलवटें दूर करने लगी, पर उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। सलवटें यानी सिकुड़ना, कुछ रुकते हुए आंखों से गिरता हुआ पानी अपने फ्रॉक पर गिरता था और वो पेशाब करते हुए। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी फ्रॉक पर बार बार हाथ फेरती
उसकी सलवटें दूर करने लगी। सलवटें यानी अपनी फ्रॉक के लिए जो घड़ियाँ गिर गई थी ना बैठने के बाद, उसे दूर करने लगी। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। तो आगे गृहस्वामी बोले, हाँ हाँ, तो 3 छुट्टियाँ और 9 रविवार को हो गए 12 दिन। 3 छुट्टियाँ तुमने ली है और 2 महीने में 9 रविवार आ गए। 9 और 3 12 हो गए। उधर कोल्या 4 दिन तक बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। उसी समय कोल्या 4 दिन बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को पढ़ाया। हाँ हाँ, 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द था। मेरी पत्नी ने आधे दिन के बाद तुम्हें घर जाने को कह दिया था। 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द था और मेरी जो पत्नी है उसने आपको आधे दिन के बाद घर जाने के लिए कह दिया था। 12 और 7 हुए 19। 60 में से 19 दिन नागा घटाए तो बचे 41। नागा घटाना यानी जो काम को नहीं आए ना उसका मुआवजा कम करना। नागा घटाना यानी नागा करना यानी अनुपस्थित न होने की वजह से पैसे कम करना। हुए 41 रूबल। क्यों, ठीक है ना? जूलिया की आंखें आंसुओं से तर थी। एक के बाद एक गृहस्वामी बोल रहे थे, झूठ के ऊपर झूठ। जिसने वो किया नहीं वो काम उन्होंने किया है। वालिया को घुमाया नहीं, कोलिया को घुमाया नहीं। तुम्हारे दांत में दर्द था, छुट्टी ली। 9 रविवार, 3 छुट्टियाँ। एक के बाद एक पैसे कट करने के लिए वो जूलिया को बोल रहे थे और इसकी वजह से जूलिया की आंखें आंसुओं से तर थी। उसने गला साफ किया और मानो कुछ कहना चाहती हो पर बोली कुछ नहीं। कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोली कुछ नहीं। मैंने अपनी डायरी देखते हुए कहा, हाँ याद आ गया। 1 जनवरी को तुमने हमारी चाय की प्लेट और प्याला तोड़ा था। प्याला बहुत कीमती था। चलो उसके 2 रूबल ही काट दूंगा। देखो तुमने ध्यान नहीं रखा और कोल्या वृक्ष पर चढ़ गया। उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट दिए गए। देखो, हाँ, 1 जनवरी के दिन तुमने प्याला और प्लेट तोड़ी थी। उसके 2 रूबल काटूंगा। तुमने कोल्या की ओर ध्यान नहीं दिया। वो वृक्ष पर चढ़ गया। उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके जैकेट के। आगे मैं कुछ देर रुका, फिर बोला, तुम्हारी लापरवाही के कारण वान्या के जूते चोरी हो गए। वान्या यानी कोल्या का भाई। तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल नहीं, उनकी वस्तुओं का ध्यान रखना भी है। तुम्हारी देखभाल करना सिर्फ बच्चों का ही काम नहीं, उनकी वस्तुओं का ध्यान भी रखना तुम्हारा काम है। अब पैसे तो कटेंगे ही। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। देखो, जूते के पैसे कट करवाए। फिर 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने तो मुझे कुछ नहीं। जूलिया ने दबी जबान से कहने का प्रयास किया। पैसे नहीं दिए थे इसलिए जूलिया ने क्या किया, आपने दबी जबान से बोलने का प्रयास किया, कहने का प्रयास किया। प्रयास करना यानी प्रयत्न करना। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हर बार डायरी में लिख के है। तुम्हें विश्वास न हो तो देख लो। दिखाऊं? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे। शायद मैं भूल गई। अश्रु भरे स्वर में उसने कहा। अश्रु भरे स्वर में जूलिया ने कहा, शायद तुमने दिए होंगे। तुमने लिखा है तो तुमने दिए होंगे। शायद मैं भूल गई। जी नहीं, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे। शायद मैं भूल। अश्रु भरे स्वर में उसने कहा। मैं कठोर हो उठा और बोला, दिए होंगे नहीं दिए है। अब 41 में से 27 घटाओ, बाकी बचे 14। क्यों, ठीक है नहीं हिसाब? और कुछ? देखो, 60 रुपये में से 40 रूबल में से 41 रूबल में से 27 घटाओ, बाकी बचे 14। क्यों, ठीक है ना हिसाब? और कुछ? जूलिया ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई और बोली, मुझे तभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे। आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं। देखो, जूलिया ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई और बोली, मुझे अभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे, वो भी आपके पत्नी ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं? आश्चर्यचकित होते हुए मैंने कहा, क्या कहा? इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने बताई क्यों नहीं? देखो, होता ना अनर्थ। अनर्थ यानी देखो,
अनर्थ यानी हानि यानी बुरा। कितना बुरा होता यदि मैं हिसाब करते समय ये बात तुमने बताई न होती तो। हो जाता न अनर्थ। अच्छा कोई बात नहीं, 3 रूबल भी घटा लेता हूँ। अब शेष बचे 11 रूबल। अब शेष बचे 11 रूबल। लो देख लो, तुम भी गिन लो। पन्ना नंबर 44 के बाद 45 पर। कांपते हुए हाथों से 11 रूबल लेकर जूलिया ने अपनी फ्रॉक की जेब में ठूसे। फिर भर्राई हुई विनीत आवाज में बोली, जी धन्यवाद। ठूसना यानी अपनी जेब में जबरदस्ती डालना। ठूसना यानी अपनी जेब में जबरदस्ती डालना। भर्राई हुई फ्रॉक में, आंसुओं से भर्राई हुई फ्रॉक में उसने क्या किए, 12 रुपए फ्रॉक की जेब में ठूसे ने जबरदस्ती डाल दिए। और विनीत आवाज में बोली, जी धन्यवाद, यानी 12 रुपए दिए उसके लिए धन्यवाद। आगे, मैं क्रोध से उबल रहा था, यानी गृहस्वामी जो एक के बाद एक झूठ उन्होंने बोले थे उसकी वजह से वो अचरज में पड़ गया और उनके ऊपर उन्हें क्रोध आ गया, क्योंकि इसका विरोध जरा भी जूलिया ने नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी को ही तकलीफ करवा के ली थी। आके पानी टपकता था फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैं क्रोध से उबल रहा था, उबलना यानी बहुत क्रोधित होना। कमरे में चक्कर लगाता हुआ अपने क्रोध पर काबू पाता हुआ कठोर स्वर में बोला, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इस बात का? मैं अधिक न सह सका। देखो, धन्यवाद किस बात का वो कहता है जूलिया को। धन्यवाद इसलिए वही बोलते हैं गृहस्वामी, आपने मुझे पैसे दिए इस बात का। मैं अधिक न सह सका, लगभग चिल्लाते हुए उच्च स्वर में बोला, मुझे धन्यवाद दे रही हो? तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लगाना यानी फंसाना। ठगाना यानी धोखा देना, फंसाना। तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लिया यानी धोखा देना। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे मार लिए हैं और तुम कहती हो धन्यवाद। जी हाँ, आगे, जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 रूबल भी नहीं दिया है। आप कुछ तो दे रहे हैं। देखो कितनी जूलिया असहाय थी। जो भी लोग उसके ऊपर अन्याय करते उस अन्याय का बिल्कुल विरोध न करती, चुपचाप अपना काम करती और जो भी दिया उसे धन्यवाद बोलकर लेती और जो नहीं दिया उसके लिए भी वह कुछ नहीं बोलती थी। इसीलिए जूलिया के जहाँ गवर्नेंस का वो काम कर रही थी वही उसके गृहस्वामी यानी जूलिया के मालिक वो उसे समझा रहे थे कि इस तरह से समाज में रहोगी तो सब तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारे ऊपर अन्याय करेंगे। यही बात वो जूलिया को अन्याय करवा के समझाना चाहते थे। आगे देखिए, जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 रूबल भी नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं दिया? पर जूलिया मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। आगे गृहस्वामी बोलते हैं, क्या कुछ भी नहीं दिया? पर जूलिया मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। अपने स्वर को धीमा और मधु कर मैं फिर बोला, जूलिया। अपने स्वर को धीमा और मधुर कर मैं फिर बोला, जूलिया, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूर मजाक किया है। देखो जूलिया को वे कहते, बेटा मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूर मजाक किया है। क्रूर यानी बुरा, घिनौना, जो उन्हें करना नहीं था। मैं तुम्हारे आंसू देख रहा था, पर तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। सबक सिखाना यानी समझ में लाने के लिए अच्छी बात बताना। तुम्हें मैं सबक सिखाना चाहता था, एक बात बताना चाहता था जो तुम्हें समझाना आवश्यक है। ऐसी मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा 1 रूबल भी नहीं काटूंगा। देखो गृहस्वामी कितने अच्छे व्यक्ति थे। वो उसको सबक सिखाने के लिए समाज में अन्याय का विरोध कैसे किया जाता है, समय पर नहीं बोला तो समाज कैसा फायदा उठाते हैं, इसकी बात बताने के लिए वो उसे एक के बाद एक कोस रहे थे, गुस्से में बोल रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, पैसे काट रहे थे, वान्या के, कोल्या के, जो चीज़ें गुम हो गई थी उसके पैसे काट रहे थे।
मैं तुम्हारा 1 रूबल भी नहीं काटूंगा। देखो, इधर मैंने तुम्हारे 80 रूबल अलग रखे हैं, पर उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मैंने तुम्हारे 2 महीने के 80 रूबल निकाल के रखे हैं। मैं तुम्हारा 1 रूबल भी नहीं काटूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक प्रश्न का तुम उत्तर दो, यानी जवाब दो। क्या जरूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए किसी को इतना भीरू, दब्बू और बोधा बनना पड़े? वो कहते हैं कि भला इंसान कहलाने के लिए किससे भी इतना भीरू, भीरू यानी डरना, डरपोक, भीरू यानी डरपोक, दब्बू यानी दबकर, दब्बू यानी दबकर रहना, बोधा यानी बोझ बनकर, बोधा यानी बेवकूफ़ की तरह सब सहकर, बोधा यानी बेवकूफ़ की तरह सब सहन कर। क्या जरूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए किसी को इतना भीरू, दब्बू और बोधा बनना पड़े कि अपने ऊपर होने वाले अन्याय के प्रति मुंह से आवाज़ भी न निकले? वो समझाना चाहते हैं जुले कि इस तरह रहना, भला इंसान कहलाने के लिए इस तरह से रहना अच्छा है क्या? भीरू, डरपोक, दब्बू, दबकर, बोधा यानी बेवकूफ़ की तरह जीना, रहना अच्छा है क्या? एक के बाद एक हमारे पर अन्याय करे लोग और हम उसे चुपचाप सहन कर पाए? नहीं जूलिया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता और न ही तुम्हें करने दूंगा। नहीं जूलिया, समाज में ये जो लोग अन्याय करते हैं, मैं इसे तुम्हें सहने नहीं दूंगा और मैं भी नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करता और न ही तुम्हें करने दूंगा। तुम चुप रहकर अन्याय को और अधिक अन्याय करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। तुम इस तरह से भीरू, दब्बू, बोधा बनकर रहोगी ना, बेवकूफ़ बन के रहोगी, तो समाज तुम्हारा फायदा उठाएगा। तुम लोगों को अन्याय को और अधिक अन्याय करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम अपने अस्तित्व को यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम तथा हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तुम इस समाज में यदि तुम्हें रहना है तो निर्मम यानी निर्दयी समाज से तुम्हें लड़ना होगा। ऐसे बेवकूफ़ की तरह नहीं रहना है, भीरू दब्बू बनकर। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम तथा हृदयहीन समाज संसार में लड़ना होगा, संसार से लड़ना होगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। इस संसार में दब्बू, भीरू और डरपोक कायर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और वे समझाना चाहते हैं जूलिया को, तुम इस तरह से जियोगी कि समाज तुम्हारे ऊपर अन्याय करेगा। अन्याय करने के लिए और तुम प्रोत्साहित कर रही हो, इसलिए ऐसे अस्तित्वहीन समाज को, हृदयहीन संसार से तुम्हें लड़ना होगा पूरी, और वो भी कैसे? पूरी शक्ति के साथ। तुम दब्बू, भीरू और कायर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है तुम्हारे जीवन में और न ही तुम्हें रखने देना है। इस तरह से तुम अन्याय का विरोध करना सीखना चाहिए, करना ही होगा तुम्हें, और मैं समाज में ऐसा तुम्हारे ऊपर अन्याय नहीं होने दूंगा। इस तरह से वो क्या करते हैं, जूलिया पर समाज के लोग कैसे निर्मम जूलिया जैसे भोले वाले व्यक्ति को लोग कैसे ठगाते हैं, इसका उदाहरण अन्याय का विरोध इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी इसका अध्ययन अच्छी तरह से किया होगा। अब इस पाठ के पन्ना नंबर 46 पर कुछ कठिन शब्दार्थ है, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। जैसे निश्चिंत, बिना चिंता के, संतुष्ट, जिसे संतोष हो, तृप्त, संतुष्ट यानी समाधान, तय होना, पक्का होना, निश्चित करना, रूबल यानी रूसी मुद्रा, रूसी चलन, सलवटे यानी सिकुड़ना, फ्रॉक को आई हुई सलवटे ठीक करना, नागा करना यानी अनुपस्थित रहने के पैसे काटना, दबी जबान, बहुत धीरे, अनर्थ यानी हानि, बुरा, ठूसना यानी जबरदस्ती डालना, भर्राई, आंसुओं के कारण कांपती आवाज़, भर्राई यानी जैसे जूलिया के आंसुओं से आकी हुई आंखें और आंसुओं के कारण कांपती हुई आवाज़, विनीत यानी विनय से भरी, ठगना यानी धोखा देना, फंसाना, क्रूर यानी जुल्म करना, भीरू यानी डरपोक, बोधा यानी बेवकूफ़, फुलिश, विरोध यानी स्वीकार न करना, प्रतिवाद करना, प्रोत्साहित यानी उत्साह बढ़ाना, लोगों का उत्साह तुम बढ़ रहे हो ताकि उसके आपके ऊपर अन्याय हो, अन्याय के बाद अन्याय हो, अस्तित्व यानी सत्ता,
मुहावरा चेहरा पीला पड़ना, घबरा जाना। एक के बाद एक बात गृह स्वामी जूलिया के ऊपर बोल रहे थे तो जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया था। पीला पड़ना यानी घबरा जाना। झूठ, एक के बाद एक झूठ गृह स्वामी बोलते हैं। यह सुनकर जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। इस तरह से कक्षा 7वीं में आज हमने हिंदी भाषा को लेकर अन्याय का विरोध इस पाठ का अध्ययन किया। इसके नीचे जो पाठबोध रूपी प्रश्न है, भाषा ज्ञान है, इसका अध्ययन हम क्या करेंगे, आगे की तासिका के समय करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।